आज हमारे नवोदय विद्यालय से ही इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने सब कुछ अपने बलबूते पे खड़ा किया है। कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारा एजुकेशनल करिकुलम इस तरीके से कि आप सब कुछ पढ़ते हो, लेकिन फिर भी जाने क्यों हम अपने आप को थोड़ा सा छोटे में लिमिट कर लेते हैं कि हम बस इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे, उसी में लेंगे। ऐसा नहीं है। और जब आप आर्किटेक्चर का एग्जाम देने जाते हैं तो उस एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं अपने चैलेंजेस को हमेशा ही एज ए चैलेंज देखता रहूंगा तो शायद मैं वो सॉल्यूशन देख ही नहीं पाऊंगा जिससे मैं उस चैलेंज को कन्क्वेयर करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो अगर कोई बच्चा आर्किटेक्चर में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं और जिस पर उसको ध्यान देना ही चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से 2001 पास आउट हूँ। आज की डेट में मैं आर्किटेक्ट हूँ। आज की जो जर्नी है जिसमें मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि भाई आज हम एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, या एक बिजनेस अच्छे से चला रहे हैं, या हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, या हम सिंगापुर तक भी पहुँच गए हैं और उधर पे हम अपना ईस्ट एशिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब के पीछे छोटी सी कहानी होती है जो शुरुआत होती है नॉर्मल एक सामान्य एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से। उस फैमिली में मेरे जैसा एक बच्चा जिसको ओबियसली सबके माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बातें करते हैं, और अगर बच्चा थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ठीक होता है तो फिर कोशिश करते हैं कि अब अच्छा क्या कराया जाए। तो जिस वक्त पे हमारा ये बचपन था उस वक्त पे नवोदय बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि नवोदय में सिलेक्शन मतलब कुछ तो किया है बच्चे ने, बहुत कुछ जानता है। तो उसी बेसिस पे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने मेरा फॉर्म भरवाया। खुद अपनी गाड़ी से मुझे इधर लेके जाते थे। उस वक्त घर में शायद गाड़ी नहीं होती थी, भैया के पास स्कूटर ही होता था शायद। तो गाड़ी में बैठने के बाद लगा कि लाइफ तो यही है, चाहिए कभी ना कभी चाहिए। तो वहाँ से वो विजुअलाइजेशन शुरू हुआ। पापा ने हमेशा से मेहनत से और इस तरीके से रखा कि चाहे हम भले ही मिडिल क्लास से थे लेकिन कभी हमें मिडिल क्लास जैसा फील नहीं हुआ। जो चीज़ चाहिए थी वो मिल जाती थी। बस हमारे लिए एक ही इंस्ट्रक्शन था, पापा का हमेशा एक ही कहना था कि भाई आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे, बस आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। तो वो एक मंत्र हमने बिठा रखा था। फिर हमारी बड़ी दीदी हुई जो हमें पढ़ाती थी घर में, या हमारे बड़े जीजा जी हुए जो पढ़ाते थे। तो सब लोग बस इसी ध्यान पर रखते थे कि भाई आपको पढ़ाई करनी है और बस उसी चीज़ों पर ध्यान रखना है जो आपके करियर में हेल्पफुल हो। बाकी इधर उधर की सब बातों से आप बचे रहिए और जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था घर की तरफ से। मेहनत की, भगवान की कृपा रही, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद पढ़ाई लिखाई ठीक से की, क्लासेस में भी फर्स्ट आते रहे, वो सब हुआ। अब जब पास आउट होके घर आ गए उसके बाद करियर की शुरुआत हुई और करियर में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग, यही 2 चॉइस उस वक्त पे दिखती थी। बाकी सब लोग तो हम जानते ही नहीं थे कि और भी कुछ होता है करियर में। तो हम भी लग गए आईआईटी की प्रिपरेशन में। ड्यू टू एनी XYZ रीजन नहीं हो पाया। नेवी में सिलेक्शन हुआ तो फिर वहाँ पे सेलर की जॉब मिली, वो शायद हमारे लिए थी नहीं। तो पापा से कह के फिर हमने वापस वहाँ से रजिस्ट्रेशन डाला और फिर हम वापस आ गए दोबारा पढ़ाई करने के लिए। इस बार फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए और सिलेक्शन हुआ आर्किटेक्चर में। अब हमें आर्किटेक्चर का पता भी नहीं था होता क्या है। कॉलेज पहुँचे, कुछ इंटरेक्शंस हुए कॉलेजेस के सीनियर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ। तो जब प्रोफेसर्स पढ़ाने आते थे वो सारे बड़ी गाड़ियों से ही आते थे। तो लगता था कि अगर ये कोर्स है इसको अगर हम ढंग से कर लेंगे तो कुछ तो कर ही लेंगे। तो मेहनत करना शुरू किया। फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हमारे 10 सेमेस्टर्स होते हैं, 5 साल की डिग्री होती है आर्किटेक्चर में। अच्छे से क्वालिफाई किए, ज़्यादातर टॉप किए। इसमें जो सबसे अच्छी बात जो नवोदय विद्यालय से रही वो ये थी कि हमारी आर्ट टीचर्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि आर्ट में जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, नवोदय विद्यालय में बहुत सारे आर्ट और क्रिएचर्स बनाए, वो इस आर्किटेक्चर में काफ़ी कुछ काम आया। क्योंकि आर्किटेक्चर क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी प्लस साइंस। तो यहाँ मैं साइंस टीचर्स को, फिजिक्स टीचर्स को भी नहीं भूल सकता, बिकॉज जो उनका पढ़ाने का तरीका था उसने हमारी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इन सब पे अच्छी कमांड कराई। और जब आप आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि अगर आप मैथमेटिक्स में कम से कम अगर आपने 50% स्कोर किया हुआ है तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमारे तो 80+ % थे, तो कोई इशू ही नहीं था। तो करते हुए जब ये आर्किटेक्चर में आते हैं तो आर्किटेक्चर इज़ मदर ऑफ ऑल दी आर्ट्स, और आर्किटेक्ट को कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। मतलब एक आर्किटेक्ट को सब कुछ पता होता है। उसको अगर बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले तो सुंदरता कि क्या डिज़ाइन के एलिमेंट्स मैं इसमें डालूँ, क्या मेरा पॉइंट है, क्या मेरी लाइन है, क्या मेरी शेप है, क्या मेरी फॉर्म है। और प्लस साइंस कि अरे भाई ये बिजली और लाइटें लगेंगी तो कैसे लगेंगी,
ये अगर एसी लगाना है तो कैसे लगेगा, प्लम्बिंग जाएगी तो कैसे जाएगी। तो साइंस, फिजिक्स, एवरीथिंग सब कुछ एक जगह पे आ जाता है, तब आप एक आर्किटेक्ट की लाइफ में जी पाते हो, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स में ये बताते हो कि भाई ये बिल्डिंग कहीं गिर तो नहीं जाएगी, इतनी ऊंची बना रहा हूँ, इतना बड़ा कॉलम बनाऊं, ये ऐसा तो नहीं कि नीचे गिर जाएगा। तो कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप कहो कि आर्किटेक्चर में काम नहीं आता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। अब क्वेश्चन आता है बायोलॉजी कैसे यूज आएगी आर्किटेक्चर में। आज की डेट में शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा बायोफिलिया, जहां आप अपने आप को पेड़ पौधों से, नेचुरल लाइट से जोड़ते हैं। अंदर पौधों का होना, उनका बढ़ना, लैंडस्केपिंग करना। एक अगर आप कोई माहौल बना रहे हैं, कोई अगर जू डिजाइन कर रहे हैं, तो फिर तो आपको पूरी जूलॉजी भी पढ़नी है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं कि आर्किटेक्चर इज मदर ऑफ ऑल आर्ट, इट्स एक्चुअली इज, ये हम एक्चुअली में है। तो अगर कोई बच्चा आर्किटेक्चर में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं और जिस पर उसको ध्यान देना ही चाहिए। नंबर 1, कोई भी सब्जेक्ट्स है, हमारा एजुकेशनल करिकुलम इस तरीके से कि आप सब कुछ पढ़ते हो, लेकिन फिर भी जाने क्यों हम अपने आप को थोड़ा सा छोटे में लिमिट कर लेते हैं कि हम बस इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे, उसी में लेंगे। ऐसा नहीं है, आप सीखो, सब कुछ सीखो, सीखने में कुछ भी बुराई नहीं है। हाँ, कुछ आपको ज्यादा अच्छा लग सकता है, कुछ आपको कम अच्छा लग सकता है, कुछ आपको ज्यादा समझ में आ सकता है, कुछ ज्यादा समझ में आ सकता है, बट आप हर चीज सीखने की कोशिश करिए जिससे कि आप उसको जब भी जरूरत पड़े तो आप यूज कर पाओ। सबसे ज्यादा कहा जाता है कि आर्किटेक्चर में कॉमन सेंस चाहिए, और कॉमन सेंस आपका ज्यादा डेवलप होगा अगर आप हर चीज जानने की कोशिश करेंगे। आप समझिए कि आपको जनरल नॉलेज ही रखनी है, सब चीजों की जनरल नॉलेज ही रखनी है। जब आपने अपने आप को इस तरीके से काबिल बना लिया कि ठीक है, अब आपको डिजाइनिंग आती है, आपको दूसरी इधर की साइंस आती है, मैथमेटिक्स आता है, आप समझ सकते हो चीजों को, एक कॉमन सेंस के जरिए आप उसको आगे कर सकते हो, तब आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि अब बिजनेस सेटअप करना है। अब बिजनेस सेटअप करना है तो आप लोगों ने सुना होगा इतने सारे स्टार्टअप फंड्स, और ये सबसे पहले आ जाता है फंड। अब फंड कहां से आएगा? अरे उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, उनके पापा की बैकिंग होगी, इसके पास इतनी फंडिंग होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आज हमारे नवोदय विद्यालय से ही इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने सब कुछ अपने बलबूते पे खड़ा किया है, और उसमें से शायद एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर मैं भी हूँ। जब हमने शुरुआत की तो हम उस वक्त पे बिल्कुल जीरो थे। शुरू के 6 महीने हमने सैलरी भी नहीं ली थी, बट थैंक्स टू माई वाइफ प्रज्ञा त्रिपाठी, सी वॉज इन जॉब, तो घर का खर्चा उनकी सैलरी से चलता था। लेकिन जब ये 5-6 महीने निकल गए, जब 2-3 क्वार्टर्स हमने कर लिए, तो हमारे ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा रही कि उसके बाद मेरी वाइफ को शायद जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और आज तक हम लोग साथ में हैं, काम कर रहे हैं, और अपना तो क्या, अब हम भगवान की कृपा से पता नहीं कितनी फैमिलियों का घर चला रहे हैं। जो भी आता है हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि उसने हमें चुना, कि एटलीस्ट हम इस काबिल बनाए उसने कि हम दूसरे लोगों को उनकी सैलरीज दे पा रहे हैं। और जब हम सैलरीज देते हैं तो ऑब्वियसली हर किसी की एक फैमिली चलती है। तो इस तरीके से पैसा कभी भी एक रोड ब्लॉक नहीं होता, माइंडसेट एक रोड ब्लॉक होता है। अगर मैं अपने चैलेंजेस को हमेशा ही एज ए चैलेंज देखता रहूंगा तो शायद मैं वो सॉल्यूशन देख ही नहीं पाऊंगा जिससे मैं उस चैलेंज को कन्क्वेयर करके आगे बढ़ सकता हूं। तो सबसे पहले जरूरत यह है कि पहले आप अपने आप को विजुअलाइज करो, आप चाहते क्या हो लाइफ में, एंड ट्रस्ट मी, जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। आप सोचो, से एग्जाम्पल, जब किसी से पूछा जाता है कि भैया मांगिए, आप भगवान से प्रार्थना करिए और मांग लीजिए क्या चाहते हो आप कहेंगे जी मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बड़ा आदमी मतलब हेल्थ में बड़ा, हाइट में बड़ा, कैसे बड़ा, पैसे में बड़ा, बड़ा तो कितना बड़ा। फिर आप अपने आप से पूछेंगे कितना बड़ा, फिर आप कहेंगे अरे नहीं नहीं यार, मैं तो मिलियनियर बनना चाहता हूँ। कि अच्छा मिलियनियर क्यों, बिलियनियर क्यों नहीं, मल्टी बिलियनियर क्यों नहीं, रिचेस्ट पर्सन क्यों नहीं। तो फिर आप कहेंगे यार वो शायद मेरी ना लिमिट से बाहर है, उतना बड़ा शायद मैं नहीं बन पाऊंगा जीवन में। अब यह क्वेश्चन ये आता है कि ये लिमिट सेट किसने की है, किसने बताया आपको कि आप उतना बड़ा नहीं बन पाओगे? सर आपने खुद की अपनी लिमिट सेट की है। किसको देख के की है? कि आपने शायद उससे बड़ी चीज सोची नहीं। लेकिन अगर आप आज की डेट में अगर अदानी को भी अगर देखते हैं, वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट, क्या 10 साल पहले वही अदानी थे? आप इलॉन मस्क को देखते हैं, जब वो कॉलेज स्टूडेंट था, क्या वो आज इलॉन मस्क जो आज है क्या वो 20 साल पहले था? तो ये लिमिट सेट किसने की? आपने खुद ने। मार्क जकरबर्ग, वो भी एक दिन स्टूडेंट ही था ना। तो ये लिमिट जो हम सेट करते हैं, हमें अपनी लिमिट्स बड़ी सेट करनी है, और जब लिमिट बड़ी सेट करनी है तो उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है और बहुत बड़ा सीक्रेट है लाइफ में सक्सेसफुल होने का। जैसे अगर मैं अपनी ही कहानी बताऊं तो मैं क्लास 6, क्लास 7 में विजुअलाइजेशन कुछ भी नहीं जानता था। इनफैक्ट मुझे एक कंपनी स्टार्ट करने के बाद पता लगा कि जो मैं करता है वो विजुअलाइजेशन है। मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन है, लेकिन इतना फिर बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद पता लगा कि अरे वाह, ये तो मैं जब से कर रहा हूँ जब से मैं 7th-8th में था। और 7th-8th में क्या था, 7th में मेरा इंटरेक्शन हुआ अपने एक सीनियर से, तो उन्होंने मुझे मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन दिया, मेडिटेशन उन्होंने मुझे सिखाया। जब मेडिटेशन किया तो उसमें कहते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा से मिलती है, आप अपने आप से मिलते हो,
परमात्मा आत्मा सब अंदर ही होता है। तो जब मेडिटेशन किया तो मेडिटेशन में हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में हमारे सामने कुछ सिचुएशंस आ रही हैं। सिचुएशंस क्या आ रही हैं? क्लास का रिजल्ट आया है और सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप फर्स्ट आए हो। ऐसा लग रहा है कि आपको एक रिवार्ड मिला है, कोई आपको रिवार्ड दे रहा है स्टेज पर बुला के, आप फर्स्ट आए हो। और मैं फिर आ जाता था, कहाँ से होता था, क्या होता था, कितना पढ़ता था, मेरे से बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे लेकिन फर्स्ट में आ जाता था। कैसे हो जाता था पता नहीं, मेहनत बहुत लोग करते थे, मैं तो इतना पढ़ता भी नहीं था, बट ठीक है आ मैं जाता था फर्स्ट। दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपने सोचा, आपने किया और फिर सारी सृष्टि इस तरीके के माहौल बना देती है कि आप कर ही लोगे। और ऐसी तरीके से मैंने कितने ही माइलस्टोन्स अपनी लाइफ के पता किए। जैसे सबसे रिसेंट एग्जांपल, जो ऑफिस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था खरीदने के लिए, मैं जब कभी भी उस ऑफिस के सामने से निकलता था तो मैं उसको देखता था और मेरे मन में इच्छा होती थी कि यहाँ तो मेरा एक ऑफिस होना चाहिए। वो मेरे विजन्स में, वो मेरे ख्यालों में रहता था हमेशा। धीमे धीमे सिचुएशन ऐसी बनी कि एक दिन हमने उसको खरीद लिया। लिमिट्स है, कोशिश है, आप सोचो तो आप करो, जितना सोचोगे, जो विजुलाइज करोगे वो आपको मिलेगा। आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर, आपको भरोसा रखना है उस सृष्टि के ऊपर जो आपको इस ज़मीन पे लेके आई है। मैं थोड़ा आध्यात्मिक कभी कभी बातें करता हूँ। अभी रिसेंट जब मेरे पापा नहीं रहे तो मैंने उन्हें काफ़ी मिस किया। फिर मैं थोड़ा अध्यात्म में और जुड़ गया, काशी गया, पता नहीं कितने मैंने मंदिर घूम लिए, जस्ट एक शांति ढूंढने के लिए कि कहीं कहीं मेरा को मेंटल पीस मिल जाए, कहीं कुछ ऐसा हो जहाँ से मैं इस दुख से बाहर आ पाऊँ। उसी दौरान फिर मैंने गरुड़ पुराण ही पढ़ना शुरू किया। गरुड़ पुराण जीवन के तरीके थोड़े से बताता है कि आपको कैसे जीना है, क्या कर्म करने हैं, क्या नहीं करने हैं, क्या आपकी एथिक्स होनी चाहिए, क्या आपकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। उसमें एक स्टेटमेंट बहुत क्लियर कट लिखा है और समझिए हमारे पुराण है, अगर इनमें लिखा है तो मतलब इसमें दम है। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जब आप ख़त्म हो जाते हो और जब आप ऊपर जाते हो दूसरी लाइफ में, जिसको कहा जाता है, तो वहाँ एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आपने लाइफ में क्या किया, आपने क्या किसी की मदद की, क्या आपने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया, क्या आपने जीवन को अच्छे से जिया। अगर नहीं तो आपने मानव जीवन, जो एक श्रेष्ठ जीवन है, उसको बर्बाद किया। तो अब आप दोबारा मानव जीवन लेने के काबिल नहीं हैं। अब आप जाइए किसी कृमि योनि में जन्म लीजिए या किसी भी और योनि में जन्म लीजिए, बस मानव योनि आपको नहीं मिलेगी। तो जब आज की डेट में अगर हमें मानव योनि प्राप्त हुई है तो हमने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म जरूर किए होंगे जिसकी वजह से आज हम एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं इस धरती पर। हमारे पास हर वो ताकत है, हमारे पास हर वो मौका है जिससे हम न केवल अपनी बल्कि बाकियों की भी जिंदगी बना सकते हैं। और अपने इस वक्तव्य में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, नवोदय विद्यालय से निकले हो, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की है, तो आप कक्षा 6 से 12 तक, जबकि शहरों में बच्चे अपनी माँ और बाप की गोद में खेल रहे होते हैं, तब से आपने, उस उम्र से आपने अपने डिसीजन अपने आप लेना शुरू किया है, अपना अच्छा बुरा खुद सोचना शुरू किया है। तो अभी भी आगे का कुछ बड़ा सोचिए और इस बात का भरोसा रखिए कि जो भी आप सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। आप उसको अपनी किस्मत में लिखवा के लेके आए हो, लेकिन सोचना तो शुरू करो। बस यही है मेरी तरफ से। थैंक यू नवोदय टॉक्स फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर मेकिंग दिस टॉक। थैंक यू।